जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, फ्लूइड में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ करती जाती है। हमने लास्ट टॉपिक में यही समझा है कि जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एयर है, एयर में कोई ऑब्जेक्ट है, मैस पार्टिकल है, ड्रॉपलेट हो सकता है, फॉग ड्रॉपलेट हो सकता है, अगर वो फॉल करना शुरू कर दे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी वैसे ही उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है, उसका वेट लग रहा है, उसके बराबर हो जाएगी। अगर ड्रैग फोर्स बराबर हो जाए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अब चेंज नहीं होगी। अब उस पे लगने वाली अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर हो जाएंगी और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। उस वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऐसे ही हमने इसको डिफाइन किया है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ड्रैग फोर्स बराबर हो जाए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, उस वक्त ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, अब वो मज़ीद चेंज नहीं होती। और कांस्टेंट वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहेगा और उसकी वेलोसिटी का नाम रखा हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, ये पैराट्रूपर है। पैराट्रूपर जब छलांग लगाते हैं पैराशूट के ज़रिए तो पैराशूट जो ही खुलता है तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती है। जब वो बराबर हो जाती है तो वो जो आदमी है, पैराट्रूपर जो है, वो स्लोली टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे मूव करता रहता है और आसानी से नीचे उतर जाता है। इस वेलोसिटी का नाम रखा हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम उसका मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हैं। तो हमारे पास यही सिचुएशन है कि भाई ये फ्लूइड है और इस फ्लूइड में एक मैस पार्टिकल है, एम मैस है ऑब्जेक्ट का, स्फेरिकल मैस है और ये स्लोली मूव कर रहा है। एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और ड्रैग फोर्स ने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना है। तो नेट फोर्स जो इस मैस पार्टिकल पे लगेगी वो बराबर होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। और जिस वक्त ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स हम कहते हैं ज़ीरो होती है और उसमें एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। तो नेट फोर्स को हम ज़ीरो लिख दें अगर, ये हमारे पास बन जाएगा W माइनस FD। ये वेट है, FD को इधर ले जाएं तो ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट। ड्रैग फोर्स हमने स्टोक्स लॉ से पढ़ा है कि वो होती है 6 पाई ईटा RVT। जब वेलोसिटी टर्मिनल हो गई है तो v के साथ हम t लिख देते हैं, और वेट होता है mg जो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का एक फार्मूला बन जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है बराबर हो जाएगी mg ओवर 6 पाई ईटा r। तो एक तो ये फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, और इसके लिए हमें मैस ऑफ ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो मैस ऑफ पार्टिकल आप कैसे मालूम कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। भी यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है, तो मैस बराबर आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी को हम रो से लिख लेंगे, और जो वॉल्यूम है स्फेरिकल मैस हमने कंसीडर किया है क्योंकि स्टोक्स लॉ हमने लगाया है, और स्टोक्स लॉ सिर्फ अप्लाई होता है स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर।
और स्फीयर है जस्ट लाइक ड्रॉपलेट, तो मैस पार्टिकल है और इस मैस पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में हमने मैस की वैल्यू फाइंड कर ली है डेंसिटी की टर्म में और रेडियस की टर्म में। तो ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर ये पुट करें तो जहाँ पर m लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में, वहाँ पर ये सारी वैल्यू लिख देंगे, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में ये रो और ये g ये लिखा था, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। और नीचे जो है 6 पाई ईटा आर, ये वैसे ही आ गया 6 पाई ईटा आर। तो ये 4 के साथ 18 को कैंसिल किया तो 2/9 आ गया, 2 to the 4, 2 9 the 18, तो 2/9 आ गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बच गया और साथ में रो बच गया और ये जी बच गया। तो हमने लिख रहा 2g_r² रो ओवर 9 ईटा, ये बन गया हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। और अगर हम ये कहें कि भाई ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, जी भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, जो मीडियम की प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। डेंसिटी कांस्टेंट है तो Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², और अगर मैस कांस्टेंट है तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी का r के साथ क्या रिलेशन बनेगा, भी सेम मैस का पार्टिकल है, उसका रेडियस बढ़ा दिया है, मैस उतना ही रहा है, रेडियस बढ़ा दिया है, रेडियस बढ़ेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है फिर वो कम हो जाएगी। इस फार्मूले से भी आप ये निकाल सकते हैं, रो है ना, तो रो की वैल्यू क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, m/4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे r³ आएगा नीचे, उस r³ से r² कैंसिल होगा, नीचे एक r बचेगा, ऊपर m बचेगा। तो m कांस्टेंट हो तो Vt का r के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया है टर्मिनल वेलोसिटी का। एक तो आपने इसको याद रखना है और हम इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज़ करेंगे। अभी हम चंद एक MCQ डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल ये पहला MCQ मैंने लिखा है, द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन फॉलिंग स्फीयर इज 10 न्यूटन। कहता है कि अपवर्ड ये जो ड्रैग की फोर्स लग रही है ये 10 न्यूटन लग रही है। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो सकता है। हमने कहा है कि भाई जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर वो फ्रीली फॉलिंग है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है डाउनवर्ड, वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करती है। और एक वक्त आता है कि ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है वेट के, और ड्रैग फोर्स जब इक्वल हो गई वेट के, उसके बाद और वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। ठीक है, जब तक फोर्स अनबैलेंस रहेगी तब तक तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है ड्रैग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वेट के बराबर हो सकती है। ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। ठीक है, जब टर्मिनल वेलोसिटी अभी गेन नहीं हुई तो ड्रैग फोर्स जो है वो कम होगी। जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई तो उस वक्त ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल हो सकते हैं। तो वेट फिर कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। तो ड्रैग फोर्स अगर 10 न्यूटन हो गई है तो वेट भी जो है वो 10 न्यूटन होगा। तो 10 न्यूटन होगा वेट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी विथ टर्मिनल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज। अगर वेलोसिटी फॉल कर रही है टर्मिनल वेलोसिटी से, तो हमने कहा है कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ती जाती है जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करता है। एक वक्त आता है कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स यानी कि वेट और ड्रैग फोर्स ये आपस में बराबर हो जाती हैं। जब ये इक्वल हो जाएंगी तो इस पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 लगे तो न्यूटन लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट एक और MCQ लिखा है आपके लिए, इफ द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज डबल्ड, अगर रेडियस को डबल कर दें तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये फार्मूला हमें बना के उसने दिया है, रो कांस्टेंट रख के, ईटा कांस्टेंट रख के, जी कांस्टेंट रख के, आर अगर डबल होगा तो आर डबल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा तो 2 टू द 4 हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो जब रेडियस डबल होगा तो वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। और अगर वो कहे कि रेडियस जो है r डैश वो हाफ हो गया है 1/2r या r/2 हो गया, रेडियस को हाफ कर दिया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का आपको पता है रिलेशन है r स्क्वायर के साथ। और अगर रेडियस हाफ हो गया है तो 1/2 या r/2 का करेंगे स्क्वायर, r डैश अगर vt डैश मालूम करना है तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर ओवर 4, यानी कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी को 4 से डिवाइड करोगे तो फाइनल बनेगी। तो अगर रेडियस हाफ हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। एक फॉग ड्रॉपलेट है और एक एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड आ रहा है। वो एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, वो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी हो सकता है, वो एक्सेलरेशन लेस देन जी हो सकता है, और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो सकता है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो हमने अभी बात की है कि जो फॉग ड्रॉपलेट है उसका मास बहुत कम होता है और हमें ऐसे लगता है कि फॉग जो है वो सस्पेंड हो गई है एयर में, वो मूव ही नहीं कर रहे पार्टिकल्स। अगर आप उनको ध्यान से देखें तो वो पार्टिकल्स स्लोली मूव कर रहे होते हैं डाउनवर्ड टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, क्योंकि उनका मास कम होता है। तो मास अगर कम होगा तो वेट कम हो जाएगा, तो वेट अगर कम होगा तो ड्रैग फोर्स जल्दी इक्वल हो जाएगी वेट के। तो ड्रैग फोर्स जब बराबर हो जाएगी वेट के तो उस वक्त तो वो जो फॉग ड्रॉपलेट है वो यूनिफॉर्म टर्मिनल वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहेंगे फॉग ड्रॉपलेट जो है वो 0 एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 फॉग ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग फ्रीली, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 2:3, रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। उनके रेडियस की रेशियो बताई हुई है, तो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 है हमारे पास ड्रॉपलेट्स, VT1 पहले की टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R1 स्क्वायर के, और सेकंड की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R2 स्क्वायर के। और अगर इनको डिवाइड कर दें VT1 ओवर VT2 तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। तो रेडियस की रेशो जो है 2:3 है, तो अगर 2/3 है तो इसका करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4:9, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4:9 आ जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटीज़ की रेशोज़ जो हैं वो 4:9 होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ विस्कोसिटीज ऑफ 2 मीडिया आर 1:2, द रेशो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट आर। ऑब्जेक्ट्स की
जो टर्मिनल वेलोसिटीज़ हैं उनकी रेशोज़ क्या होगी अगर विस्कोसिटीज़ की रेशो बताई हुई है तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है, जैसे हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो होती है 2g r²ρ/9 ईटा। अगर r भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, ρ भी कांस्टेंट है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का ईटा के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाए तो उसमें जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें कहता है कि विस्कोसिटीज़ की रेशो 1:2 है। तो इनको अगर हम देखें तो VT1 लिख लें पहले, वो होगा 1/ईटा 1 आ जाएगा। ऐसे ही VT2 लिख लें तो वो होगा 1/ईटा 2, और इनको डिवाइड कर लें VT1/VT2, वो आ जाएगा हमारे पास 1/ईटा 1/1/ईटा 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ईटा 2 को ऊपर लिख लें ओवर ईटा 1। इन्वर्स रिलेशन है, इस VT1 का ईटा 1 के साथ इन्वर्स है और VT2 का ईटा 2 के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ये रिलेशन बन गया है, VT1/VT2 इज प्रोपोर्शनल टू ईटा 2/ईटा 1। और ये जो रेशोज हैं उसने कहा है विस्कोसिटीज की रेशो 1:2 है, यानी कि पहले की 1 है, दूसरे की 2 है। तो टर्मिनल वेलोसिटीज की रेशो क्या हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी। ये अगर 1:2 है यानी कि ईटा 1 रेशो ईटा 2 1:2 है, तो जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 2:1। VT1 और VT2 जो है वो हो जाएगी 2:1। तो हमारे पास जो आंसर है ये 2:1 है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अगर ईटा जो है वो डबल हो गया विस्कोसिटी तो वेलोसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी। जिसका ईटा 1 है उसकी वेलोसिटी डबल है, ईटा डबल हुआ तो वेलोसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी। तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक, और इसको आप ध्यान से 1 बार 2 बार देखें और इसके MCQ आप और भी सॉल्व करें जितने भी आपको मिलते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। अल्लाह।